नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब लोग। और बच्चों कैसे चल रही आपकी स्टडीज़। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी प्री बोर्ड के एग्जाम आने वाले और आपने अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर ली होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग साइंस के सारे पेपर्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, बस लास्ट पेपर 6 रिमेनिंग है, उसमें सेक्शन ए तो हो चुका है। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी। ओके, तो फिर CD करके आपका साइंस का पूरा प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट रेडी हो जाएगा। और बाकी प्लेलिस्ट भी मैं फटाफट से फिनिश करती जाऊंगी। आपके पास प्लेलिस्ट की पूरी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, लिंक पे आप देखेंगे तो आपको सारे सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। बी सेक्शन है। ओके, और 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, सांस लेना, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक क्यों है वो मैं बताऊँ। देखो, सबसे पहले अपन मीनिंग समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भैया। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो अभी सोचो कि रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक है। तो जब हम खाना खाते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन, हमारा जो फूड है वो स्मॉल सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। नाउ यू नो द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द डाइजेशन इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीटली। जैसे कि राइस, ब्रेड, पोटैटो, ये जो भी होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता है, मतलब कि ग्लूकोज। ठीक है, तो उनको हम लोग सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, दैट मीन्स ग्लूकोज में उसको अपन ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये ग्लूकोज जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ वाइल द इनहेलेशन प्रोसेस, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है कि एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब जहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब कि उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। दैट इज द रीजन कि रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। आया समझ में। देखो, ये ग्लूकोज, ये वहाँ क्यों लिख गया, यहाँ पे देख लो, ये ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। आपको पता है यहाँ पे 38 ATP एनर्जी मिलती है, विच इज़ द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट। और आपके घर में थर्मोमीटर हो ना, थर्मोमीटर, ठीक है, तो खाना खाने से पहले अपना टेम्परेचर चेंज देख लेना बॉडी का, और खाना खाने के बाद, ठीक है, फिर चेक करना। आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी गर्म हो जाती है खाना खाने के बाद, ठीक है, बिकॉज एनर्जी रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। यू हैव श्योरली सीन डल कॉपर यूटेंसिल्स बीइंग क्लीन विद द लेमन ऑन टेमरिन जूस। ठीक है, इमली या नींबू के जूस से कॉपर के बर्तनों को साफ किया जाता है। हाँ, वो तो पता ही है। ठीक है, तो एक्सप्लेन वाई आर सच सो। तो हम लोग ये खट्टी चीज़ें ही क्यों यूज़ करते हैं ऐसे यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए। देख लेते हैं क्यों यूज़ करते हैं। देखो, जो कॉपर होता है ना बेटा, कॉपर जो है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। मतलब कि जनरली ये अपन को दिखता है, एक तो बारिश की सीजन में दिखता ही दिखता है, वो तो नो डाउट। ठीक है, अगर हमारा कोई कॉपर वेसल थोड़ा सा गीला है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में है, तो वो रिएक्ट कर लेगा और वो अपने ऊपर एक लेयर बना देगा, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। याद करना, कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देगा, जिसकी वजह से कॉपर वेसल जो है वो उसका जो शाइनी अपीयरेंस है ब्राउन कलर का, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन लेयर के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, जो हम सिट्रिक एसिड लेते हैं, मतलब कि खट्टी चीज़ है ना, जैसे हम नींबू ले लिया तो नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है ना। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन और टेमेरिन, वो क्या करेगा, वो जो कॉपर कार्बोनेट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब सिंपल रिएक्शन समझो बेटा। वी नो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। पता है ये चीज़, पता है ना। हाँ, बस वही। तो आप एसिड ले रहे हो यहाँ पे लेमन, ठीक है, जो कॉपर कार्बोनेट CuCO3 ये जो है वो बेस है, तो जब रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट, मतलब कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो जो ग्रीन कोटिंग है वो चली जाएगी और हमारा जो सरफेस है वो फिर से शाइनी करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को क्लीन कर लेते हैं। स्पेशली कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स को ऐसे क्लीन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो एंजाइम्स होते क्या हैं प्रभु। तो एंजाइम्स जो है वो होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एक्चुअली दे आर टिपिकली प्रोटीन्स। ठीक है, कई जगह आपको कैटलिस्ट दिया जाएगा, कहीं जगह पे आपको बायोमोलिक्यूल दिया जाएगा। सी
अलग अलग चीज़ है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मीनिंग सबका एक ही है, तो आपको जो ईजी लगता है। तो एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को क्या कर लेता है, स्पीड अप, फास्ट कर लेता है, ठीक है, सेल्स के अंदर। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई एक एंजाइम नहीं होता हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को फास्ट जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पे, ठीक है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर लेते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपने सामने जो है वो शेर देख लिया, और शेर आपके पीछे भाग रहा है, मतलब आप भागेगा क्या, ठीक है, हमें भागना पड़ेगा। तो आपने जब जैसे शेर देख लिया खुले मैदान में सामने से आ रहा है और गए आप ना, तो अब आपको क्या करना है, आपको तेज़ भागना है उसे बचने के लिए, ठीक है। भागते तो वैसे भी हैं, अभी तेज़ भागना, दैट मीन्स उस टाइम एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन रिलीज करेगा जो आपकी बॉडी में एनर्जी भर देगा और तेज़ भागेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे काम करता है एंजाइम। अब जैसे उन्होंने बोला है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन बता दो, तो देखो बच्चा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कौन कौन से होते हैं, एमिलेज, लिपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बहुत सारे ना, आपने पूरा प्रोसीजर तो रीड किया ही होगा, ठीक है। तो वो केमिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर वंस के अंदर। ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर ब्लड उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बॉडी में जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उसको वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। एग्जाम्पल उन्होंने पूछा नहीं है, पर दे देते तो अच्छा ही है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अमीलेज लिया है, जो कन्वर्ट करेगा स्टार्च जो राइस ब्रेड उसमें होता है इनटू द सिंपल शुगर, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। लिपेज जो होता है वो फैट को कन्वर्ट कर लेता है फैटी एसिड्स के अंदर, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर लेता है अमीनो एसिड्स के अंदर। ये कहाँ मौजूद है वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, इट्स ओके, वी नीड टू जस्ट गिव द एग्जाम्पल। हालांकि इन्होंने पूछा नहीं, बट एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या लगेगा कि हाँ ठीक है, बच्चे को अच्छे से आता है। और ये आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, ठीक है, 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर तो आ ही गया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अंदर? देखो, सेक्सुअल जो है वो जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, वो भी कौन से वाले, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जनरली। अगर अपन नॉर्मल बोले तो एग्जाम्पल में लिख देना कि अकर से अमीबा, अलगे, फंगाई, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे के सारे मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में होंगे, ह्यूमन, एनिमल्स, हायर प्लांट्स, ठीक है, इन सब में होता है। एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, उसमें कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। और सेक्सुअल के अंदर रिक्वायर्ड 2 पेरेंट्स, मेल और फीमेल। यहाँ पे गैमेट्स नहीं बनते हैं, मतलब कि जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पर्म और ओवा बनते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं बनता, ठीक है। आपने बाइनरी फ्यूजन देखा है, आपने रीजनरेशन देखा है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के बारे में सुना है, तो उसमें कुछ भी बनता नहीं है, ओके। तो देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट मतलब कि सेक्स सेल्स, ठीक है। तो इनका कोई जेंडर ही नहीं होता, तो कोई फॉर्म बनता ही नहीं है, जबकि इनके अंदर गैमेट बनते हैं। अब सीधी बात है, नो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल फीमेल जैसी कोई चीज़ ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। यहाँ पे मेल फीमेल है, इसके लिए उनके स्पर्म और ओवा मिलके फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज मतलब कि फ्यूज हो जाना, मिल जाना आपस में। अब इसके लिए इनके अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं होते एसेक्सुअल में, जबकि सेक्सुअली के अंदर पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट आर इनहेरिटेड। अब एक ही पेरेंट है ना, जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा का जब बच्चा निकलेगा बाय बडिंग और बाय बडिंग द प्रोसेस, या तो वेरी जनरेशन, तो वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट हाइड्रा जैसे ही दिखेगा ना, ठीक है। तो सिर्फ उसका ही आया, जबकि सेक्सुअल के अंदर, ठीक है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स के दिख जाते हैं, ओके। नाक पापा जैसी होगी, आंखें मम्मी जैसी होंगी, कलर मम्मी जैसा होगा, हाइट पापा जैसी होगी, देयर आर मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स दिख जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बी सेक्शन है, 2 मार्क का है, तो आपको 4 तो लिखने पड़ेंगे। मैंने आपको 6 दे दिया, आपको जो ईजी लगता है वो 4 आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट 20 हो गया, 29। गिव एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पे बच्चा हमारे पास जो है वो 2 टाइप के फ्लावर्स आते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बायसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब कि वो फ्लावर्स जिनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। यूनि मतलब एक, मतलब कि वो फ्लावर या तो मेल होगा या तो फीमेल, ठीक है, ऐसे करके। तो जैसे पपैया है, वाटरमेलन है, उसके अलावा हम लोग जो शिमला मिर्च खाते हैं ना, क्या बोलते हैं बस, कैप्सिकम ना, हाँ ठीक है, कैप्सिकम। तो ये सारे के सारे जो होते हैं उनका मेल और फीमेल अलग अलग रहता है,
जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर दोनों मेल फीमेल दोनों एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, एक ही सेम फ्लावर के अंदर रहते हैं। ठीक है, जो अपन ने बेसिक एग्जांपल देखा हिबिस्कस फ्लावर का, है ना, जिसको अपन रोज चाइना रोज भी होता है और चाइना रोज की जगह आपको हिबिस्कस लिखना है तो लिख सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो बस इतना ही है और तो कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन टिंडाल इफेक्ट इन ब्रीफ। ठीक है, टिंडाल इफेक्ट बताओ क्या होता है। तो टिंडाल इफेक्ट बेसिकली क्या है ना, कि जब हम लोग लाइट पास करते हैं किसी एक सॉल्यूशन से, समझ में बात को, जब हम एक सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं और अगर वो लाइट का पाथ अपन को नज़र आ जाता है कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द टिंडाल इफेक्ट। हल्का हल्का समझ में आ गया। अब इसके लिए जो सॉल्यूशन अपन यूज़ करते हैं वो होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल मतलब कि जैसे अपने घर पे दूध आप ले लो, ठीक है, तो दूध को आप कोलोइडल बोलोगे। ओके, अभी एग्जांपल देख लो, वैसे 9 पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट था। द फिनोमेनन बाय विच द कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स ही होते हैं जो इस लाइट को स्कैटर मतलब फैला सकते हैं, और इस इफेक्ट को अपन कहेंगे टिंडाल इफेक्ट। इफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलोइड, ठीक है, जब भी कोलोइडल में पास होगा तो लाइट स्कैटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी साइज में बड़े होते हैं, तो आराम से वो लाइट जब वो मूव करते हैं ना लाइट के साथ, तो अपन को लाइट का पाथ दिख जाता है एंड द बीम बिकम विजिबल। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। मैंने आपको देखो ये फिगर दिया हुआ है, आप जनरली फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए फ्लैश लाइट है, ये सॉल्यूशन, ये समझो कि ये नमक वाला पानी है, ओके, सॉल्ट प्लस वाटर है, और ये आ गया मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। अब आप खुद देखो, इसके अंदर आपको कोई भी पाथ नज़र नहीं आ रहा लाइट का, जबकि इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है ये रहा लाइट का पाथ, है ना। तो ये हो गए कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्ट वाले जो नमक वाला पानी है उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटर नहीं कर पाते लाइट को, तो हम उसका पाथ नहीं देख पाते हैं। अब ब्रीफ बोला है तो थोड़ा और कुछ लिखना पड़ जाएगा, तो मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख लो, व्हेन अ स्मॉल रे ऑफ लाइट एंटर्स अ डार्क रूम। ठीक है, अब देखो फिगर तो नहीं ड्रॉ करना, पर मैं आपको दिया ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ उस चीज़ को। तो एक बहुत अंधेरा वाला रूम है, उसके अंदर जब सन की लाइट आती है तो हम लोग ना उस सन की लाइट में, ये जो सन की लाइट है, हम इसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल आराम से देख सकते हैं उसके अंदर तैरते हुए, मतलब कि ट्रैवल करते हुए। इसको अपन कहेंगे टिंडाल इफेक्ट। इट इज़ बिकॉज द रेज ऑफ सन आर रिफ्लेक्टेड ऑफ द सर्फेसिस ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स एंड मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये रीज़न नहीं लिखना है, इट्स ओके, यू कैन ओमिट दिस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहना मत आप लंबे लंबे आंसर दे दो। फिर एक और एग्जांपल है, इन द डेंस फॉरेस्ट सनलाइट इज नॉट एबल टू रीच डाउन, ओके, बिकॉज ऑफ द शेडो ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। बहुत सारे देखो, अभी आपके एग्जाम्पल में फिगर देखो, ठीक है, तो बहुत सारे ट्रीज है, तो ट्रीज बैरियर की तरह काम करते, तो सनलाइट को अंदर आने नहीं देते। तो जहाँ जहाँ से भी सनलाइट, अब लाइट है ना, वो तो कहीं से भी ट्रैवल कर लेती है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ से उसको स्पेस मिलेगा वहाँ से वो ट्रैवल करेगी, और जब भी ट्रैवल करेगी तो हम उस लाइट के, देखो आप देख सकते हो ना ऐसे करके, ठीक है, डायरेक्शन लिटरली हम लाइट के रेस को देख सकते हैं। आप सुबह को उठो और सन की रेस को देखो, आप ऐसा नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि पूरा आसमान खुला है, तो कहीं पे कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है। ओके, तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स को अपन कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक है बच्चा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हाउ विल यू कंबाइन द रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा सो दैट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओमेगा। ठीक है, तो आपके पास एक दिया हुआ है 2 ओमेगा रेजिस्टर, एक दिया हुआ है 3 ओमेगा, और एक दिया हुआ है 6 ओमेगा। ठीक है, अब आप कैसे इनको ज्वाइन करोगे ताकि 4 ओमेगा मिले ना। देखो, रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है, तो मैं एक काम करती हूँ, ठीक है, मैं R2 और R3 पर लगा रही हूँ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि 1/R, RP लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R2 इज 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कर देना 2 को। ओके, तो 2 + 1 होल अपॉन 6, सो क्या हो गया यहाँ पर 2 + 1 3, 3/6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, देखना यहाँ पर, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2, तो RP कितना हो गया 2 ओमेगा, है ना। अब ये RP को मैं R1 के साथ ज्वाइन कर दूँ, 2 + 2 4 इन द सीरीज कनेक्शन। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे सीरीज कनेक्शन ले लेंगे फॉर RP एंड R1, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा, ओके 2 ओमेगा ना, सॉरी 2 + 2 = 4 ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब कि RP + R1 = 4 ओमेगा। आया समझ में? देखो अगर अपन इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये रजिस्टर, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा R2 और R3 पैरेलल में ले लिया अपन ने, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद जो आंसर, ओके एक सेकंड, सॉरी स्पेस वही सी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आ गया मेरे पास R1 सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो इनका जो आया वो कनेक्शन में आ गया और इस तरीके से सर्किट बन गया, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज, ये रहा कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो I = Q/T, where I is electric current, Q is electric charge और T is time, ओके। अब आता है यूनिट, SI यूनिट इज एम्पियर या तो फिर कूलम पर सेकंड, इसका मतलब कि C/S, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सॉलिनॉइड होता है ना, ठीक है। तो उस पर किन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, तो 2 फैक्टर से बच्चा जी। एक है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब जैसे ये अपना आयरन का रॉड हुआ और मैं कॉपर की वायर लूँ, मैंने जितने ज़्यादा टर्न बनाऊंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इसमें से, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो वही है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना पड़ जाएगा, मतलब कि B इज प्रोपोर्शनल टू N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। दूसरा है करंट। अब करंट ज़्यादा, ठीक है, पहले 9 वोल्ट की बैटरी ली, अब 12 वोल्ट की लूँगी, फिर मैं 15 वोल्ट की बैटरी लूँगी, ठीक है। तो बैटरी का अगर मैंने वोल्टेज बढ़ाती जाऊँगी तो करंट बढ़ता जाएगा, तो इसके लिए B इज प्रोपोर्शनल टू I ऑल्सो, डन। चलिए नेक्स्ट, what can be contributed to reduce the problem of waste disposal, write the names of its 2 method, ठीक है। क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो जो मेथड है वही बताना है बेसिकली अपन को। तो देखो एक तो हमारे पास रहेगा सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, मतलब कि आपके घर में देखो 2 टाइप के वेस्ट निकलते हैं। एक किचन में जैसे कि बनाना पील हो गया, ठीक है, मतलब खाने के हिसाब से, तो वो हो जाता है बायोडिग्रेडेबल, और एक आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक की पन्नी आ गई, ऐसे कुछ आ गया। तो अगर हम इनको अलग अलग तरीके से सेपरेट करें डंप करने से पहले, तो ये एक तरीका है कि हम लोग वेस्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो क्या होगा ना कि बायोडिग्रेडेबल को अलग तरीके से डिकम्पोज किया जाएगा और नॉन बायो को अलग तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें टाइम भी सेव हो जाएगा। दूसरा है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। देखो अभी रिसाइकलिंग, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप ना पहले तो रिड्यूस कर लो यानी फ्यूज़ कर लो प्लास्टिक बैग, कंटेनर, ऐसे करके इसी जगह पे आप कॉटन और जूट की बैग ले लो। जैसे वेस्ट मटेरियल है लाइक पेपर और प्लास्टिक, इसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। रीयूज़, प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर्स जो हैं आप उसके अंदर लाइक एक बार पी लिया या एक बार वो जो प्लास्टिक का डब्बा है उसमें से जो भी अपने को मटेरियल था, स्टफ था, वो ख़त्म हो गया तो उसको फेंक नहीं देना, उसके अंदर कुछ और अपन स्टोर कर सकते हैं। ये चीज़ अपनी मम्मी करती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने पास होती हैं, तो इस तरीके से हम लोग वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट इट्स वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। तो अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, तो ट्रॉपिक लेवल का मतलब है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फूड चेन के अंदर, जिसमें फूड जो है वो ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्पेसिफिकली उनका एक
उनका एक प्लेस डिसाइडेड हो जाता है कि ये इस टॉपिक लेवल पे आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है यहाँ पर फूड चेन, सन, ठीक है, सन से ग्रास खाना बनाएगा, फिर ग्रास होपर उसको खाएगा, फिर ग्रास होपर को जो है वो ठीक है, ग्रास होपर को यहाँ पे मैं फ्रॉग लिख देती हूँ, ठीक है, फ्रॉग कंज्यूम करेगा और फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो ग्रास है, सो ग्रास इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्योंकि खाना बना रहा है, और उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, ग्रास होपर हु इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर, और इसको अपन कहेंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल। फिर ग्रास होपर को कंज्यूम करेगा फ्रॉग, तो ये कंज्यूमर नंबर 2 हुआ, ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर, बट ट्रॉपिक लेवल में ये थर्ड नंबर पे आ गया। और फ्रॉग को कंज्यूम करेगा स्नेक, तो ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर, मतलब कि थर्ड कंज्यूमर आ गया ये, और टॉपिक लेवल कौन सा हो जाएगा बच्चा, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ टॉपिक लेवल। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। मैंने पैरामिड दिया हुआ है, इफ़ यू फाइन कि आपको ड्रॉ कनेक्ट कर लेना, हालांकि कुछ पूछा है नहीं, और बी सेक्शन में इतना फिर कंपल्सरी भी नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट इज लिम्फ एंड राइट इट्स फंक्शंस, ठीक है। लिम्फ क्या होते हैं, देखो लिम्फ जो है एक कलरलेस लिक्विड होता है जो प्लाज्मा मतलब लिक्विड, ठीक है, प्रोटीन और ब्लड सेल्स formed when they escape into the intercellular spaces in the tissue through the pores present in the walls of capillaries, ठीक है। तो इंशोरी बता रहा है, ये ऐसा बता रहा है कि ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ये कलरलेस कब बनता है कि जब प्रोटीन हो, प्लाज्मा हो और ब्लड सेल्स हो, WBC, RBC, ठीक है, ये जब सेल्स के अंदर चले जाते हैं, तो चले गए ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर, तो उसके अंदर खाली एक लिक्विड बच जाता है विच इज़ कंसिडर्ड एज अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है। तो वो लिम्फ ऐसा रहता है। देखो लिम्फ का पूरा सिस्टम जो है वो ब्लड के सिस्टम जैसा ही कंप्लीट, ठीक है, ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ कलरलेस होता है। फंक्शंस की बात करते हैं बेटा, सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स, ठीक है, जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। ये तकरीबन सेल को जो है वो मॉइस्ट रखता है, जिसके वजह से सेल जिंदा रहता है, ड्राई में तो मर जाएगा ना। द लिम्फ ऑल्सो कैरीज एब्जॉर्ब फैट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं फैट एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यू टू द बाइल जूस एंड द लिपेज, फिर वो फैट लेता है और वो ब्लड को ट्रांसफर करता है। लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स आर नथिंग बट द सेल्स ऑफ द लिम्फ, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, यहाँ हम लोग ये गए यहाँ पर WBC बोल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये लिम्फ में होते हैं विच डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, तो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द एंटी दैट बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है। तो इस तरीके के इसके ये फंक्शंस आ जाते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहे सारे आंसर्स, एंड आई होप कि मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ, कि फास्ट तो नहीं जाऊँगी मैं, ठीक है। अगर आपको फास्ट सुना हो तो आप 1.5 पे सुन सकते हैं, नो डाउट, बट प्लीज़ लेक्चर सुनिए ना, लेक्चर सुनिएगा, सुनोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके बैठोगे और लर्न करोगे तो नहीं, समझ के लर्न करोगे ना तो बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। नाउ 37, अ करंट कैरिंग रोड when placed in a magnetic field, state at which position will maximum magnetic force can be experienced and at which position the no magnetic force can be experienced, ठीक है। तो कह रहा है कि आपके पास ना एक डंडा है, जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है, ये आपके पास डंडा है और इस डंडे को आपको, ये समझो कंपास है मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको किस पोजीशन में रखोगे कि इसको मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, और किस पोजीशन में जिसको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं हो। चलो मैं बहुत सिंपल से बता देती हूँ। देखो बेटा, आपने ये जो मेरी उंगलियाँ है ना, ये मेरी फिंगर्स हैं, ठीक है, इसको आप ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझो, ठीक है। तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझो। अगर मैंने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रख दिया, पैरेलल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो इस तरह जा रही है ना, यूँ थोड़ी आ रही है कि इसको अट्रैक्ट, इसको कुछ भी करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो यूँ जा रही है, तो इसमें तो मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा, है ना। बट यहीं पे ही अगर मैंने इसको रख दिया यूँ परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर, तो जब ये जाएंगी तो इसको, इसके ऊपर इफेक्ट अपने को फील होगा और दिखने भी आएगा। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो यूँ करके जाएंगी ना, तो जब परपेंडिकुलर होगा ना मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर के, तो अपन को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दिखेगा। इतना ही लिखना है, तो आइए देख लेते हैं अपन।
द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एट अ मैक्सिमम जब एंगल कितना होगा, व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ना, ऐसे करके मैंने बताया आपको, ठीक है, परपेंडिकुलर। और व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 0 व्हेन द कंडक्टर लाइज पैरेलल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड से, और इस तरीके से कंडक्टर कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल में तो कुछ फोर्स नहीं आएगा, यूँ होगा, ठीक है, यूँ होगा तो अपने को फोर्स नज़र आएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। कैसा लगा बच्चों, ज़रूर बताइएगा, डू कमेंट मी कि आपको कैसे लगते हैं वीडियोस। कल मुझे बच्चे कमेंट करते हैं, तो जिन बच्चों का मुझे कमेंट आता है उनके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है, जब आपको मज़ा आएगा तभी आपका हाथ चलेगा टाइप करने पर, आप कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो बस मैं इसी तरीके से काम करती जाऊँगी और आपको हेल्प करती जाऊँगी। एंड आप मुझे हेल्प कीजिए बाय जस्ट शेयरिंग माय वीडियोस एंड रिकमेंडिंग माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। तो आप उनको रिकमेंड कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, और आपके जो भी नीड्स होंगे, ओके, आई ट्राई टू फुलफिल ऑल योर डिमांड्स एंड योर नीड्स। तो चलिए बच्चे, आप बैठिए, अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस पर लर्न कीजिए, स्टडी कीजिए, और कुछ आपको चाहिए तो लाइक कुछ भी आपको वीडियो और नीड हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती जाऊँगी। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।